कोई भी हमारी डिजीज़ है सारी ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। हमारे एंसेस्टर्स तो इतना ज़्यादा ब्रश नहीं करते। सर हमारी डाइट और हमारे एंसेस्टर की डाइट में तो बहुत दिन रात का डिफरेंस है। ब्रशिंग में जो ब्रिसल्स होते हैं वो मैटर करते हैं कि वो मोटा ब्रिसल, हार्ड ब्रिसल, सॉफ्ट सर ब्रिसल। हमें सॉफ्ट ब्रिसल पे ही जाना चाहिए। उसका साइज भी मैटर करता है। अगर हमारा जो ब्रश का हेड है अगर हम उसको बड़ा साइज लेंगे तो हमारा वो पीछे की जो अक्कल दाढ़ बोलते हैं वहां तक हमारा वो जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें ये हेड हमारा स्मॉल होना चाहिए ताकि हमारा वो पीछे पोस्टीरियर तक हमारा अच्छे से उसको क्लीन कर पाए। सर हमारा इंडिया जो गुटखा की सबसे बड़ी मार्केट है ना, मिथ बड़ा मैंने सुना है कि जैसे ना आप अगर टूथ क्लीनिंग कराओगे ना तो आपके दांत घिस जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। क्या ये सच है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक जस्ट मिथ है। सबसे वर्स्ट केस के बारे में, मतलब आपके पूरे करियर में 12 साल के करियर में आपने कोई ऐसा बंदा देखा हो जिसको देख के आपने कहा यार बस तू चला जा। सर मैं अपनी ग्रेजुएशन में था, मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी एज थी 55 ईयर्स। मैंने उसका ओरल कैविटी चेकअप किया, मैंने उसकी हिस्ट्री ली। बंदे ने 55 साल में कभी तक ब्रश नहीं किया। हेलो मोहित जी, वेलकम टू आवर शो। हेलो सर। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप बताइए। एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मैंने अपनी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिग्री मैंने 2018 में मैंने कंप्लीट की थी। देन 12 इयर्स हो गया मुझे एक्सपीरियंस लगभग। ओके, थैंक यू। आज हम आपसे बात करने वाले हैं हमारे दांतों के बारे में और ढेर सारी बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डर लगे रहते हैं। दांतों को लेके तो सबसे ज़्यादा डरते हैं लोग, दांतों के दर्द को लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं और बहुत सारी बात करनी है मुझे ओरल कैंसर के बारे में। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे कॉमन चीज़ से, ब्रशिंग। ब्रशिंग कितनी ही इंपॉर्टेंट है? सर ब्रशिंग हमारी एक डे लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ब्रश नहीं करेंगे कोई भी हमारी डिजीज़ है या कुछ भी है सारी ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारा डायरेक्टली बैक्टीरिया हमारा डायरेक्ट हमारा गट में जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी ब्रशिंग ही है। तो लेकिन अगर हम देखें कि हम अपने कुछ 20-50 साल पीछे चले जाएं तो हमारे एंसेस्टर्स तो इतना ज़्यादा ब्रश नहीं करते जितना हम लोग जोर लगाते हैं कि ब्रश 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 ब्रश। सर हमारी डाइट और हमारे एंसेस्टर की डाइट में तो बहुत दिन रात का डिफरेंस है, क्योंकि वो लोग क्या था, जैसे गन्ने खाना एक सेल्फ क्लींजिंग एजेंट होता है तो उन लोगों को इतनी नीड पड़ी नहीं। अब हमारी डाइट देखो तो हमारी डाइट में डेली का हमारा स्टिकी फूड इतना ऐड हो गया है, फास्ट फूड हम इतना खा रहे हैं, तो उन चीज़ों की वजह से हमें ये है डे टू डे हमें ब्रशिंग तो एक नीड है ही है। तो क्या ब्रशिंग में जो ब्रिसल्स होते हैं वो मैटर करते हैं कि वो मोटा ब्रिसल, हार्ड ब्रिसल, सॉफ्ट सर ब्रिसल? हमें सॉफ्ट ब्रिसल पे ही जाना चाहिए। जितना हार्ड होगा उतना ज़्यादा वो उसको एब्रेड करेगा। जो ऊपर की हमारी इनेमल की लेयर है, जितना हार्ड होगा वो उसको उतना ज़्यादा घिसेगा। उसकी वजह से हमारे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जैसे सेंसिटिविटी है, ठीक है, उसमें हमें फिर बाद में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। देन फिर रूट कैनाल करो, उसके बाद फिर कैपिंग करो, तो वो एक पूरा प्रोसीजर हमारा बढ़ता जाता है। तो बेटर है हमें सॉफ्ट ब्रश पे जाना चाहिए। ओके। हाँ जी। तो ब्रशिंग में अगर हम बात करें जैसे ब्रिसल्स की, तो क्या ब्रश का साइज़ भी मैटर करता है? हाँ, ब्रश का साइज़ मैटर करता है। अगर हमारा जो ब्रश का हेड है अगर हम उसको बड़ा साइज़ लेंगे तो हमारा वो पीछे की जो अक्कल दाढ़ बोलते हैं वहाँ तक हमारा वो जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए हमें ये हेड हमारा स्मॉल होना चाहिए ताकि हमारा वो पीछे पोस्टीरियर तक हमारा अच्छे से उसको क्लीन कर पाए। और उसमें हमारा ये है कि अगर हेड हमारा छोटा होगा तो पूरा पीछे तक भी जाएगा, और जो अंदर का पार्ट होता है हमारा लिंगुअल पार्ट बोलते हैं, जो टंग के नीचे का, उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। ओके। तो क्या फिर वो बच्चों वाला ब्रश यूज़ करना चाहिए छोटे साइज़ की वजह से? कर सकते हैं सर, डिपेंड करता है कि आपका ओरल कैविटी का साइज़ कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका ये है साइज़ माउथ ओपनिंग बहुत कम है तो उसमें तो ऑटोमेटिकली हमें छोटा साइज़ ही यूज़ करना पड़ेगा, बड़ा जाएगा ही नहीं, प्रॉपर क्लीनिंग होगी नहीं। ठीक है। और अगर ब्रश की बात आई तो कहीं ना कहीं पेस्ट की बात तो आती है, बिना पेस्ट के तो क्या ब्रशिंग होगी? नहीं बिल्कुल। तो दो चीज़ें होती हैं, एक पेस्ट होता है, एक पहले चलने वाले पाउडर्स थे। तो सबसे पहले इनका क्या डिफरेंस हो सकता है? जो पाउडर्स थे सर उसमें एब्रेजिव ज़्यादा ऐड करते थे, उनका जो पार्टिकल साइज़ था एब्रेजिव का वो बहुत बड़ा होता था, जिसकी वजह से हमारा क्या है कि वो बहुत ज़्यादा एट्रीजन करता था। एट्रीजन होने की वजह से उसका हमारा ये है कि बार बार वो उसमें सेंसिटिविटी आएगी पेशेंट को, तो वो ज़्यादा घिसता है एक तरह से दांतों को, तो वो नहीं करना चाहिए। ओके। हाँ।
और कॉलगेट जो बोला जाता है डॉक्टर का सुझाया नंबर वन हाँ ब्रांड, ऐसा क्यों है? डॉक्टर का सुझाया नंबर वन ब्रांड कॉलगेट क्यों है? सर, कोलगेट की जो कॉम्पोजिशन है वो एक ये है कि बेटर फॉर्म में है। हमें दो चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है उसमें हमारा फ्लोराइड कंटेंट कितना है। फ्लोराइड कंटेंट हमारा क्या है, एंटी कैविटी होता है फ्लोराइड, एक उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। ठीक है, अगर हमारा फ्लोराइड उसमें ज़्यादा है वो भी हमें यूज़ नहीं करना, नहीं तो डेंटल फ्लोरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे रीज़न हैं जहाँ पे पानी में फ्लोराइड की क्वांटिटी वैसे ही ज़्यादा है तो उनको फ्लोराइड पेस्ट नहीं यूज़ करनी चाहिए। सेकंड आता है हमारा एब्रेजिव का पार्टिकल साइज़। एब्रेजिव जिसमें हमारा पार्टिकल साइज़ ज़्यादा होगा वो हमें यूज़ नहीं करना है। जिसमें जैसे कोलगेट का पार्टिकल साइज़ ठीक है तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बेटर है कोलगेट। ठीक है। और ये कॉलगेट पीछे एक बहुत बड़ा वो चला था कि लोग कहते कि कॉलगेट जो है वो केमिकल बेस है, तो उस वजह से ना हर्बल बेस जो है ना वो ज़्यादा ट्रेंड में आ गए थे। तो ये हर्बल बेस ज़्यादा अच्छे हैं या केमिकल बेस ज़्यादा अच्छे हैं? सर, हर्बल बेस एज सच हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि केमिकल बेस है या हर्बल बेस है। मेनली हमने पार्टिकल साइज़ देखना है कि ज़्यादा एब्रेसिव ना हो। ओके। हाँ, तो मतलब कोई मैटर नहीं कोई करता। मैटर नहीं करता। जो हमारा हर्बल में हमारा जैसे लौंग है, लौंग हमारा ये है गम्स हेल्थ के लिए अच्छा है बट एक क्लीनिंग के लिए हमें फोम चाहिए। ओके। हाँ बच्चों के जो दांत हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनका मेन रीज़न क्या है? सर, बच्चों की सबसे पहले तो ये है कि एक तो प्रॉपर वो क्लीनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड रीज़न आता है हमारा उनका डाइट का। स्टिकी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं वो लोग। तो उसके बाद हमें ये है स्टिकी फूड खाने के बाद रिंस करना चाहिए। अगर वो रिंस नहीं करेंगे तो कैविटी ऑटोमेटिकली बनेगी। ओके। हाँ तो बच्चों ने तो ये गलतियां करी, लेकिन जो बड़े हैं 18-20 साल के लोग हैं उनके भी आजकल बहुत जल्दी दांत खराब हो रहे हैं। सर, हैबिट्स सबसे पहली चीज़ मैंने अभी बताया आपको। अब बड़े जो 18-20 साल के बच्चे हैं उनमें जितनी भी है हमारी हैबिट्स आ रही हैं स्मोकिंग की वजह से, गुटखा खाते हैं, पान मसाला, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ये पान मसाला और गुटखा और स्मोकिंग जो है ये किस तरह से मतलब दिक्कत क्रिएट करती है? सर, स्मोकिंग है जैसे निकोटिन होता है हमारा, तो उससे हमारा एक तो स्टेन्स आएगा ही आएगा गम हमारे टीथ पे। सेकंड हमारा उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है जिंजवाइटिस की आती है, जो आगे बढ़ के पेरिडोंटाइटिस पे चला जाता है। गम्स में इन्फ्लामेशन होती रहेगी, बोन लॉस हो जाएगा, कोई भी ये है हमारे टूथ में मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो वो सब प्रॉब्लम्स हमारा इसमें स्मोकिंग की वजह से आती है। पान मसाला तो सबसे ज़्यादा हमारा ये है कि नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे अगर हम कोई भी पान मसाला रख रहे हैं स्किन पे तो वो उसको स्किन को एब्रेड करेगा और वो प्री कैंसरस लेजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओके। तो वो चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये कैंसर जो बन रहा है वो बेसिकली वो एक जगह पे वो मसाला जैसे रखा जा रहा है तो उस वजह से बन रहा एक है। ही जगह पे अगर हमारा स्किन पे बार बार वो एब्रेड करता रहेगा, ये नहीं है कि खाली पान मसाला, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ है, जैसे क्या है फॉल्टी प्रोस्थेसिस लोग तार लगवा के बंधवा लेते हैं, उसकी वजह से भी अगर एक ही जगह पे वो हमारा उसको इम्पिंज करता रहेगा तो वो आगे जाके वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। हाँ कैंसर के और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? मतलब कुछ ऐसा रीज़न है कि तुम कुछ खाओगे तो कैंसर हो सकता है, सर, या कुछ और मतलब? काफ़ी रीजंस हैं कैंसर के। ऐसा एक तो हमारा क्या है, कोई भी हम ये गुटखा पान मसाला वगैरह खा रहे हैं स्मोकिंग की वजह से। थर्ड रीज़न आ जाता है हमारा कोई भी एक्सटर्नल सोर्स हमारा बार बार इम्पिंज कर रहा है, एक तरह से उसको बोलते हैं ट्रोमेटिक अल्सर। जो ट्रोमेटिक अल्सर हमारा आगे जाके फिर वो हमारा कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, बट ये एक टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम, इसमें टाइम लगेगा। इसमें ये है कन्वर्ट होगा ही होगा। अगर हम उसको सबसाइड कर देते हैं चीज़ों को तो फिर हम उसको बैक कर सकते हैं। तो यानी कि प्री कैंसर स्टेज पे अगर किसी को पता लग जाए तो वो तब बचाया जा सकता है? हाँ, ओरल कैंसर हमेशा मोस्टली हमारा क्या होता है उसमें मेटास्टेसिस होती है। वो ये है हम मुंह का कैंसर हो गया, वो पार्ट निकाल दिया, बट वो कहाँ तक फैला है वो चीज़ें मैटर करती हैं। ओके। उसकी स्टेजेस मैटर करती है, वो कहाँ तक फैल चुका है। ठीक है। इस कैंसर को रोकने के लिए मेजर क्या करना चाहिए? क्या हमें एक टाइम टू टाइम अपना जो है डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, या कैसे हम बता सकते हैं कि हमें इस कंडीशन में हम आ सर, चुके हैं या कुछ? टाइम टू टाइम आपको डेंटल चेकअप तो कराना ही चाहिए, ये मस्ट है। अगर हमें ये है फर्स्ट स्टेज पे हमें सब कुछ पता चल जाता है तो उसका क्योर है। अगर हमारा मेटास्टेसिस हो जाता है देन उसके बाद उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं
बचाने। रेगुलर चेकअप सर बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये है स्टार्टिंग में हमें रेगुलर चेकअप में कैविटी का पता चल जाता है तो उसको हम ये है उसका जो एक्सपेंस होगा वो हमारा 1x है, बहुत कम रहेगा। बट उसको अगर हमने क्योर नहीं किया उस टाइम पे, देन उसके बाद फिर रूट कैनाल पे जाएंगे, उसका हमारा एक्सपेंस और बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर हमें कैपिंग करनी पड़ेगी, उसका एक्सपेंस और बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर हमारा कोई ये है, अगर हम चेकअप के लिए नहीं आते हैं, क्योर नहीं करते, तो वो बढ़ते बढ़ते हमारा 50x तक हमारा और एक्सपेंस बढ़ता जाएगा। बेसिकली कैंसर बेसिकली बन हमारा जाएगा। कैंसर बन जाता है। दांतों की हमने बात कर ली, दांतों के साथ साथ जुबान कितनी ज़रूरी है, हमारी टंग कितनी ज़रूरी है क्लीन करना? सर टंग क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये है टंग क्लीन नहीं होगी उसकी वजह से हमारा ये है, एक तो बैड ब्रेथ आती है, ठीक है, सामने से ये है, सामने खड़ा होगा बंदा उसको फील होगा। सेकंड थिंग, उसमें जितना भी हमारा ये है बैक्टीरिया जो हमारी कोलोनाइजेशन होती है वो सारा हमारा गट में जाता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो ज़रूरी है। ठीक है। हाँ। और क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक है कि किस तरीके से टंग क्लीनिंग करनी चाहिए या किस इक्विपमेंट से टंग क्लीनिंग करनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक है? टंग क्लीनर्स आते हैं, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के भी आते हैं, मेटल के भी आते हैं। बस ये देखना है हमने कि टंग को ज़्यादा हार्डली क्लीन नहीं करना है, जो उसके ऊपर सरफेस होता है वो रफ़ ना हो ज़्यादा। व्हाट अबाउट के जो ब्रश के पीछे टंग क्लीनर होता है या फिर उसके जो ब्रिसल से हम अगर टंग क्लीनिंग करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ब्रिसल्स नहीं यूज़ करने चाहिए, टंग क्लीनर यूज़ करना चाहिए। हार्डली अगर हम उसको हार्ड से यूज़ करेंगे तो वो उस पर रफ़ हो जाएगा और ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा उस पर। ओके। तो आपने बताया जैसे कि बैड ब्रेथ आती है, तो बैड ब्रेथ के और क्या रीजंस हैं? बैड ब्रेथ के सर हमारे काफ़ी रीजंस हैं, जैसे हमारा एक तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हो पेशेंट को, उसकी वजह से होता है। सेकंड हमारा ये है कोई भी जैसे जिंजवाइटिस है, इन्फेक्शन है, गम्स में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमारा बैड ब्रेथ आता है। कैविटी है, कैविटी में फूड हमारा डिपॉजिट हो रहा है, वो भी हमारा बैड ब्रेथ में रहे। ओके। तो ये सब जो रीजंस आ रहे हैं बैड ब्रेथ के, इसमें कहीं ना कहीं एसिडिटी मुझे लगता है शायद सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एसिडिटी रोल प्ले करता है काफ़ी ज़्यादा इसमें, क्योंकि ये है हमारा, इसमें GERD बोलता है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। जो भी हमारा खाना उसमें एसिड बना वो हमारा वापस रिफ्लेक्स होके ओरल कैविटी में आता है, उसकी वजह से बैड ब्रेथ तो आएगी। साथ में हमारे जो लोअर टीथ होते हैं उनकी भी एट्रीजन होता है, लोअर टीथ यानी कि पीछे? जो सामने के नीचे के दांत, ओके। ठीक है, उनमें हमारा ये है एट्रीजन होगा, एब्रेजन बोलते हैं, एब्रेजन होता है। एब्रेजन की वजह से हमारा क्या है, स्टेनिंग भी रहेगी, दांत घिस जाते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो एसिडिटी एक मेन रीज़न है बैड ब्रेथ का। ओके। तो दांतों और पेट का क्या कनेक्शन है, गट और टीथ का क्या कनेक्शन है? सर जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारा ओरल कैविटी से, जितना हमने काम ओरल कैविटी से किया उतना गट को कम काम करना पड़ेगा। जितना हम चबा चबा के खाएंगे बोलस बनेगा, उतना पेट को कम काम करना पड़ेगा, पेट इतना उसको जल्दी डाइजेस्ट करेगा। अगर हम ओरल कैविटी में, बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि उनको प्रॉब्लम होती है, पेट ख़राब रहता है, उनके प्रॉब्लम्स की ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। उनके ये है कि उनके प्रॉपर या तो च्यूइंग हैबिट अच्छी नहीं है या फिर उनके ये प्रॉपर टीथ नहीं है, उसकी वजह से वो क्या है कि चबा के खाना नहीं खा पाते, बोलस बनता नहीं है, तो वो फिर हमें उतना ही काम उनके गट को करना पड़ता है और उसकी वजह से उनका पेट खराब रहता है। ओके। हमारा इंडिया ना सेकंड रैंक कर रहा है ओरल कैंसर के केस में। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ ये स्मोकिंग और इन सब चीज़ों से, गुटखा वगैरह से, फीमेल्स भी हैं इसके अंदर और सब काफ़ी सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं, तो इनके सर और क्या 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 रीज़न हो सकते हैं इतने ज़्यादा कि हमारा इंडिया जो है सेकंड नंबर पे पहुंच गया है? सर हमारा इंडिया जो गुटखा की और उसकी सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है, हमारी तो जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो सब इसको प्रमोट कर रही हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो उनको फॉलो करता है। अगर वो लोग भी ऐसा करेंगे तो यूथ तो करेगा ना सर। ओरल कैविटी सबसे पहले हमारा ये है कि ओरल कैविटी में जो भी कैंसर होता है हमारा, वो हमारा जो हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से सबसे ज़्यादा रीज़न। ठीक है। और स्टिकी फूड कितना रोल प्ले कर रहा है इसमें कैंसर होने में, क्या? स्टिकी फूड रोल प्ले नहीं करता है मोस्टली कैंसर में। ओके। हाँ, स्टिकी फूड की वजह से हमें कैविटी हो सकती है, देन आगे जाके ये है कि एक्यूट पल्पाइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से पेन हो सकता है, बट वो एक कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है ओके, mostly। एक कैविटी कैंसर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। नहीं।
ठीक है, तो मतलब बंदा इतना सेफ है कि अगर उसको कैविटी है तो वो कैंसर हाँ, नहीं वो होना। कैंसर नहीं होगा। एक ये है कि हम उसको अगर उसमें क्या है कि पस फॉर्म हो रही है और उसको हम इग्नोर करे जा रहे हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम तक है, तो वो आगे जाके हो सकता है कि कन्वर्ट हो, बट एक बहुत कम चांसेस होते हैं वो कन्वर्ट नहीं होती है। दर्द ही बर्दाश्त नहीं हो पाता, इतना हाँ, कराना ही पड़ जाता है, ठीक कराना ही है। पड़ेगा सर। आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है जो कि है स्माइल रिकंस्ट्रक्शन का, उसके बारे में आप बात क्या करना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ ही पेशेंट की स्माइल है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन स्माइल पे ही जाता है। उसमें हमारा ये है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे पेशेंट के गैपिंग होती है सामने के टूथ में या क्राउडिंग है, तो उसको करेक्ट कराना है, वो एक स्माइल डिज़ाइनिंग में आता है। ठीक है। और क्या एक, जैसे स्माइल डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं हम, तो एक ना मिथ बड़ा मैंने सुना है कि जैसे ना आप अगर टूथ क्लीनिंग कराओगे ना तो आपके दांत घिस जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, क्या ये सच है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक जस्ट मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर हमें ये है, आफ्टर 6 मंथ हमें क्लीनिंग कराना चाहिए। एक प्रॉपर हमारा क्लीन भी हो जाएगा, टूथ चेकअप भी हो जाता है। स्टार्टिंग स्टेज कोई भी कैविटी है तो हम उसको फिल कर सकते हैं। जैसे आपने बताया था कि एक जो अब क्लीनिंग हो रही है, तो आपने बताया था कि सेंसिटिविटी शुरू होती है एक हमारे जो दांतों के ऊपर लेयर होती है उसके हट जाने से, तो क्या ये हमारी क्लीनिंग जो में वो लेयर नहीं हटती? नहीं, क्लीनिंग में लेयर नहीं हटती है। जो अल्ट्रासोनिक स्केलर्स आते हैं वो उसको नहीं रिमूव करता है। इसमें हमारा जो सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है, हल्का 2-3 दिन के लिए सेंसिटिविटी रहेगी, क्योंकि जो हमारा रूट सरफेस होता है टूथ का, वो हमारा एक्सपोज होता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले कैलकुलस था गम्स के बीच में, वो रिमूव हो गया, तो एक रूट सरफेस हमारा थोड़ा एक्सपोज रहेगा, सीमेंटम एरिया बोलते हैं उसको। हम्म। तो वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, बट ये है 2-3 दिन में वो रिकवर कर जाता है। ठीक है। और इसमें जो है क्या क्या ऑप्शंस हैं, मतलब अगर रिकंस्ट्रक्शन में, स्माइल रिकंस्ट्रक्शन में? उसमें हमारे सर ब्रेसिस हो सकते हैं, आजकल ये है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, अलाइनर्स जो। ठीक है, सेकंड हमारा वीनियर्स हो सकता है। फ्लोराइड पेशेंट है, डेंटल फ्लोरोसिस है पेशेंट को, तो उसमें वीनियर्स हम यूज़ करते हैं स्माइल डिजाइनिंग के लिए। और जिन इरेगुलर टीथ हैं तो उसमें हमें ये है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो अलाइनर्स हमारा ज़्यादातर आजकल यूज़ होता है। जो पेशेंट पे नहीं कर पाता है, बजट नहीं अलाउ करता इतना, उसमें ब्रैकेट्स वगैरह लगाते हैं, उससे हो जाता है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपके करियर का सबसे वर्स्ट केस के बारे में, मतलब आपके पूरे करियर में, 12 साल के करियर में आपने कोई ऐसा बंदा देखा हो जिसको देख के आपने कहा हो, यार बस तू चला जा। सर, मैं अपनी ग्रेजुएशन में था, उस टाइम में पैरियो में डिपार्टमेंट में पोस्टेड था। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसकी एज थी 55 ईयर्स। मैंने उसका ओरल कैविटी चेकअप किया, तो इतना ज़्यादा कैलकुलस मैंने कभी नहीं देखा था। वो पूरा टूथ उसका पूरा प्लाक से, टाटर से भरा हुआ। मैंने उसकी हिस्ट्री ली, मैंने पूछा कभी आपने ब्रश किया है? बंदे ने 55 साल में कभी तक ब्रश नहीं किया। है? हाँ जी सर, 55 55 साल साल में? में कभी ब्रश नहीं की। उसके बाद मैंने उसकी हिस्ट्री ली कि स्मोकिंग, कह रहा हाँ मैं 10 पैकेट बीड़ी के डेली पीता हूँ। तंबाकू, हाँ मैं डेली के 5 पैकेट तंबाकू खाता हूँ। वो सब कुछ करता है, बस ब्रश नहीं करता। उसका ट्रीटमेंट किया मैंने, मुझे पता है सर मैंने कैसे किया है। 2-2 मास्क लगा के मैंने उसका ट्रीटमेंट किया है। हमें करना पड़ेगा, वो हमारे पास आया, बट वो एक वर्स्ट कंडीशन थी उसकी। आपके जो प्रैक्टिस वाला टाइम था उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस आपका, मतलब कुछ, मैं यूँ प्रैक्टिस, नहीं कहूँगा कि वर्स्ट एक्सपीरियंसेस, लेकिन कुछ होता है ना कि आपने जब नया नया सीखा होता है, कुछ गलतियाँ होती हैं या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ ऐसा आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होता, ऐसा हो सकता है लेकिन वो हो जाता है। प्रैक्टिस टाइम पे, हमारा कॉलेज टाइम का मैं बताता हूँ एक किस्सा। पेशेंट हमारे पास आता है कंप्लेंट लेके कि मुझे पेन है। हमने उसकी हिस्ट्री लेनी शुरू की कि मैंने, टेंडरनेस होती है हमारे दांत के ऊपर, टक करके मारते हैं, चेक करते हैं कि पेन है या नहीं है। मैंने हल्का सा टच किया, पेशेंट को पेन नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे पेन है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब मैंने उसकी केस हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, मैंने अपने टीचर को बुलाया चेक करने के लिए। मैम मार रही है, वो पेन ही नहीं बता रहा है। कह रहे, मतलब यही है कि पेशेंट हमारा ना कुछ भी करता है, हमारे आगे कह रहा है कि पेन है, उनके आगे कह रहा है पेन नहीं है। वो चीज़ें रहती है हमारे में। तो आप अब जैसे अपना एक क्लिनिक रन कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या कह लो कि आपके आपके सामने क्या ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, कंडीशंस आ जाती हैं कि आपको लगता है कि यार ये क्यों हुआ, ऐसा कुछ होता है कभी?
होता है सर लोग कभी मतलब कभी। किस तरह के लोग आप आजकल देखने को मिल रहे हैं आपको ना, कि लोग, अब मैं तो, मेरे को तो नहीं लगता कि शायद 100% लोग ही ब्रश करते हैं। सर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, वो क्या है कि आजकल आएंगे खुद ही, एक वो अपना ट्रीटमेंट प्लान घर से बना के लेके आते हैं। वो कहेंगे अगर हम उनको गाइड करते हैं कि आपकी ये कंडीशन है, हमें ये ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, बट वो कहते हैं नहीं, मुझे तो आज मुझे दर्द है, कैविटी है, फिल कर दो। बट हम उस कंडीशन में कर नहीं सकते, बट हमें ये है कि पेशेंट बार बार फोर्स करता रहता है। ये आपने चीज़ें जैसे बताया ना कि वो परेशानी अपना आती एक हैं। अपना एक वो बना के आया होता है, पहले रूटीन बना के आया होता है, हाँ। तो उस वजह से जो है हम चीज़ें नहीं कर पाते। तो मैंने ये भी, मेरे को ये भी पता चला था कि जैसे जो आप अलाइनर्स की बात कर रहे हो, तो कंपनियों ने ना डायरेक्ट कंज्यूमर को अलाइनर्स बेचना शुरू कर दिया, डेंटिस्ट को एलिमिनेट करके। तो वो वो क्या गेम है? वो एक जस्ट मार्केटिंग थी, वो उसको बैन कर चुका है डीसीआई। ओके। हाँ, वो अब ये है जो उनके ऊपर केस भी हुआ था लास्ट टाइम, तो वो एक बैन कर दिया है कि आप घर पे जाके आप किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे। एज ए डॉक्टर आप कर सकते हो, बट एज ए आप प्रोफेशनल डॉक्टर होने चाहिए तभी। आप मार्केटिंग नहीं कर सकते इस तरह, आप घर पे जाके आप किसी को भी, नॉन डॉक्टर को, नॉन प्रोफेशनल को आप जाके ट्रीटमेंट के लिए आप घर पे नहीं भेज सकते। तो उसका क्या फ़र्क, मतलब ऐसा क्या इफेक्ट पड़ रहा था कि? उससे इफेक्ट ये आ रहा था सर, एक तो उनकी कॉस्ट कम हो गई, उनको कोई डॉक्टर हायर नहीं करना पड़ रहा, तो वो पेशेंट को क्या है डायरेक्टली डील कर रहे हैं। और जो एक लैब कॉस्ट के लिए जस्ट, अब डॉक्टर की जो फीस है वो कट हो गई, तो उसमें से हमारा ये है कि जो एक वो होता है पे आउट, उनको कम करना पड़ रहा है पेशेंट को। बट जो ट्रीटमेंट है वो एक डॉक्टर करे और एक सर सीख के करे, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है बहुत ना। फ़र्क होता है। कंज्यूमर को इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कंज्यूमर को इसका इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है, उसका एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, प्रॉपर उसका डायग्नोस नहीं हुआ कि क्या ट्रीटमेंट उसको होना चाहिए क्या नहीं, वो चीज़ों में कंज्यूमर को इफ़ेक्ट पड़ रहा है। नहीं, हाँ, अब उसको कॉस्ट तो ज़्यादा देनी पड़ रही है, देखो डॉक्टर की फ़ीस तो उसको देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, बट ये है उसका ट्रीटमेंट एक ये है सेफ हैंड में तो है। नहीं, जैसे अब अलाइनर्स हैं, वो तो खुद ब खुद भी कर सकता है वो इंसान ना चेंज। तो वो 40-40 पीस का सेट जैसे उनको कंपनी बेच रही है अगर डायरेक्ट, हाँ हाँ। तो एलिमिनेट कर रही है डॉक्टर को, मान लिया इस चीज़ का, इन सब चीज़ों का उसके ऊपर ऐसा क्या बुरा असर पड़ रहा है या पड़ सकता है कि? सर ये है कि जो पेशेंट है, पेशेंट का एक प्रॉपर हमारा पहले एक्सरेज होंगे, उसके बाद उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा। जो अलाइनर्स जो कंपनी बना रही है, वो लोग क्या है कि वो एक हमारे जस्ट एक लैब टेक्नीशियंस होते हैं, वो लोग अलाइन कर रहे हैं। अब वो लोग एक ट्रीटमेंट प्लान, एक प्रॉपर डायग्नोसिस तो नहीं कर सकते ना, कि हमें क्या उसमें ट्रीटमेंट प्लान देना है, कितना हमारा स्पेस होना चाहिए, हमें आगे एक्सट्रैक्शन के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान नहीं होता है, वो डायग्नोस नहीं कर पाते, देन उसके बाद फिर ट्रीटमेंट हमारा प्रॉपरली हमारा डायग्नोसिस के ऊपर होता है। अगर डायग्नोसिस हमारा ठीक नहीं है तो ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा। ठीक है। और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है कि अगर आप अपना एक ओरल हाइजीन अच्छा नहीं रखते हो, किस तरह की और दिक्कतें आ सकती हैं? सर काफ़ी रीजंस हैं, जैसे हमारा ओरल हाइजीन अगर हमारे अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से हमारे और भी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट आता है। जितना भी हमारा ओरल कैविटी में हमारा बैक्टीरिया पड़ा है वो सारा हमारा गट में जाएगा, गट के थ्रू हमारा सारे ऑर्गन्स में हमारे चला जाता है, हमारा कार्डियक इशू भी हो सकता है, किडनी पे भी इफ़ेक्ट आता है। तो वो सब इश्यूज आते हैं हमारे ओरल कैविटी अगर प्रॉपर क्लीन ना हो अगर तो। कोई ब्रशिंग नहीं कर रहा और सिर्फ माउथ वॉश यूज़ कर रहा है, तो क्या वो ठीक है? नहीं सर, प्रॉपर क्लीनिंग हमारी ब्रश से ही होगी। माउथ वॉश जस्ट उसको बैक्टीरिया की जो वो होती है क्वांटिटी होती है, उसको एक फ्लोरा को वो कम कर सकता है, लेयर हटा सकता है, बट वो प्रॉपर जो क्लीनिंग जो फूड एक्यूमुलेट हो रखा है उसको वो क्लीन नहीं करेगा। बैक जो हमारा माउथ वॉश होता है वो हम रिकमेंड करते हैं, जैसे कोई भी सर्जरी पेशेंट है वो प्रॉपर हमारा क्लीन नहीं कर पा रहा है तो उसमें हम ऐड करते हैं माउथ वॉश, ऐड कर देते हैं, बिटाडिन गार्गल हो गया, तो उन चीज़ों को हम एडअप करते हैं। बट एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है कि हम ब्रश को हटा के हम ओरल कैविटी में खाली हम रिंस के लिए चले क्या जाएं। हमें ये माउथ वॉश करना चाहिए? सर रेगुलर में हमें नहीं करना चाहिए, अगर हमारे डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तब करना चाहिए। जैसे बैड ब्रेथ के लिए अगर है तो पेशेंट ये माउथ वॉश पे जा सकता है। कोई ट्रॉमा पेशेंट है, ट्रॉमा पेशेंट ये है, हम उसको ये होता है कि उसमें हम यूज़ करवाते हैं ताकि वो प्रॉपर हमारा क्लीनिंग नहीं रख पाता, तो हम उसके लिए रिकमेंड करते हैं। रेगुलर में अगर हम माउथ वॉश यूज़ करेंगे तो स्टेनिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
माउथ वॉश में भी दो तरह के माउथ वॉश होते हैं कि एक ज़्यादा अल्कोहल के साथ, एक कम अल्कोहल के साथ। इसका कोई रोल है मतलब? एज सच ऐसा कोई रोल नहीं है कि अल्कोहल के साथ नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, कर सकते हैं। जस्ट हमारा कि स्टेनिंग के ऊपर ही एक इफ़ेक्ट आता है और कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं आता है इसका। ठीक है, मतलब ऐसा हाँ, कुछ नहीं। डायरेक्टली हमारा यार लोग अल्कोहल कंजम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, अल्कोहल माउथ वॉश हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना बिल्कुल, लोग चाहिए। डायरेक्ट पी रहे हैं तो हाँ, एक कुल्ला करने तो में क्या दिक्कत है? हाँ, ठीक है। एक मिथ और है जिसके बारे में मैंने बहुत सुना पड़ा है कि ओरल सेक्स से भी ओरल कैंसर होता है। एज सच ऐसी कोई इस पे स्टडी नहीं है कि ओरल सेक्स से हमारा कोई कैंसर होता है। ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई मतलब स्टडी नहीं हुई है इस पे ऐसा। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उस केस में भी आपको ओरल कैंसर हो सकता है। ओरल कैंसर एक प्री कैंसर स्टेज होती है, सिफिलिस बोलते हैं। वो हमारा ये है, अगर ये पार्टनर को है तो उसकी वजह से हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है, ये हो सकता है। बट ओरल सेक्स की वजह से हमारा कैंसर हो जाए। एक मिथ के बारे में और बात करेंगे कि कहते हैं कि जैसे दांत निकलवाने जाओ तो कुछ लोग कहते हैं कि दांत नहीं निकलवाना चाहिए, उससे हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। या किसी ने कोई आंखों का ऑपरेशन कराया होता है तब वो बोलता है कि भाई मेरे दांत मत निकालियो, मैंने ऑपरेशन कराया हुआ है। तो ऐसा कुछ सीन है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिथ है कि दांतों का और आँखों का रिलेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी कंडीशन ऐसी है कि हमें दांत निकालना पड़ेगा, तो उसमें हमें ये नहीं है कि आँखों का ऑपरेट हुआ है तो हम दांत नहीं निकाल सकते। ये मिथ है, निकाल सकते हैं उसमें। ठीक है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप एक बार ना ऑडियंस को ये बताओ कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिनकी वजह से वो इन सब स्टेजेस तक पहुँच सकते हैं, चाहे वो कैविटी हो, चाहे वो कैंसर हो। कैविटी से स्टार्ट होकर कहीं ना कहीं आपके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कैंसर पे जाके ख़त्म होती हैं। तो वो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो अवॉइड कर सकते हैं? क्या वो स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बचे रहें? सर सबसे पहले तो हमें ये है, अपनी ब्रशिंग हैबिट प्रॉपर रखनी चाहिए। सुबह मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट और नाइट में आफ्टर डिनर हमें ब्रश करनी ही है। 2 बार हमें करनी ही करनी है। ऑर्थो पेशेंट है जिसके ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो उनको ये है कि आफ्टर मील करनी चाहिए। अगर वो ये है आफ्टरनून टाइम पे नहीं कर पाते तो एटलीस्ट रिंस तो करना ही है। ठीक है, ब्रशिंग हैबिट हमारी प्रॉपर होगी तो उसमें चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं कैविटी बनने के। सेकंड हमारा ये है, जो हमारे नॉन वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियंस में हमारे दांतों के बीच में जो फाइबर फंस जाता है, उनमें सब कैविटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उन लोगों को हमें ये है कि रिकमेंड करना चाहिए कि डेंटल फ्लॉस अच्छे से करें। रेगुलर में नाइट में डेंटल फ्लॉस को ऐड करें अपने साथ में। ठीक है, ये चीज़ें हमारी ज़रूरी हैं। अगर हम स्टार्टिंग से एक डाइट हो गई हमारी, प्रॉपर डाइट अगर हम ले रहे हैं, स्टिकी फूड कम ले रहे हैं, अगर स्टिकी फूड खाते भी है तो उसके बाद हमें रिंस करना चाहिए। तो उन चीज़ों की वजह से हम आगे आने वाली कंडीशंस को स्टॉप कर सकते हैं। रेगुलर चेकअप हमारा ज़रूरी है। आफ्टर एवरी 6 मंथ हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। रात का ब्रश कितना इम्पोर्टेंट है? रात का ब्रश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉर्निंग से भी, क्योंकि रात का लेके और सुबह तक एक इतना लंबा टाइम होता है जब हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। तो एक सेल्फ क्लींजिंग एजेंट कुछ भी यूज़ नहीं किया, जो भी फूड हमने खाया पार्टिकल्स वो सारे हमारे डिपॉजिट हो गए। तो अगर हम उसको नहीं हटाते हैं, रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं, तो वो सारा हमारा डिपॉजिट रहेगा, वो सुबह तक हमारा क्या है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो रात का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लगता है कितने % लोग रात का ब्रश करते हैं? सर इंडिया में तो बहुत कम लोग हैं जो रात को ब्रश करते हैं। मैं भी नहीं करता, सच बताऊं तो। नहीं, ज़रूरी है, करना चाहिए, मैंडेटरी है। अब आज से हाँ। पक्का। तो ये विजडम टूथ किसी का तो ठीक है, कोई मतलब किसी को पता ही नहीं चलता कि भाई उसका विजडम टूथ आ गया, लेकिन किसी किसी को ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। डिपेंड करता है सर उसका अलाइनमेंट। अगर हमारा वो स्ट्रेट आ रहा है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पेशेंट को पेन होता है। बट अगर वो अलाइनमेंट में नहीं है, हमारा काफ़ी सारे इम्पेक्टेड टूथ हमारे उनकी कंडीशंस होती है, कोई मीजो एंगुलर है, कोई हॉरिजॉन्टल पड़ा होता है, कोई डिस्टो एंगुलर है, तो उन कंडीशंस में उसको स्पेस नहीं मिलता अपना ओरल कैविटी में बाहर निकलने का, तो वो कंटिन्यू प्रेशर डालता रहता है। उसकी वजह से सर आप मानोगे नहीं, पेशेंट आता है कि मेरी बैक पेन कर रही है, नेक में पेन है। नेक में पेन हमारा विजडम टूथ की वजह से भी हो सकता है।
हमारा पेशेंट कंप्लेंट करता है हेडेक है, क्योंकि कंटिन्यू वो अगर हमारा विजडम टूथ किसी बोन में प्रेशर डालता रहेगा तो उसकी वजह से जो पेन है वो रेफ़र होके हमारा हेडेक में या फिर नेक पेन में कन्वर्ट हो जाता है। मैं ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई ये सोच रहा है कि उसको बहुत सालों से माइग्रेन है लेकिन वो हाँ, परेशान हो रहा है विजडम टूथ से। बिल्कुल हो सकता है सर। उसके अगर कंटिन्यू प्रेशर की वजह से हमारा ये है नेक पेन में जाएगा पेन। विजडम टूथ से क्या मतलब ऐसा ऐसा कुछ है, विजडम टूथ जब आ रहा है आपका और वो ठीक नहीं आ रहा, तो क्या आप खुद से कुछ कर सकते हो उसके लिए? सर अगर उसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो बेटर है उसको निकलवाना। सिर्फ यही ट्रीटमेंट है उसे यही निकलवाना? ट्रीटमेंट है, हाँ। अगर हमारा उसमें डिपेंड करता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बोनी इन्फेक्शन, एक होता है सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। अगर हमारा सॉफ्ट टिश्यू है जस्ट उसके ऊपर, तो हम एक चांस ले सकते हैं उसको हम कॉटरी से कट करके कि उसको एक स्पेस मिल जाए ओरल कैविटी में आने का। अगर बोनी इन्फेक्शन है और उसकी पोजीशन स्ट्रेट नहीं है तो हमें उसको रिमूव करा देना चाहिए, नहीं तो वो अपनी पोजीशन पे आएगा नहीं और वो कंटिन्यू आपको हार्म करेगा। सेकंड रीज़न ये भी होता है, उसमें हमारा फूड डिपॉजिट ज़्यादा होता है। अगर हमारा मीजो एंगुलर पड़ा है तो वो हमारा किसी काम का नहीं है, ओरल कैविटी में प्रॉपर आया नहीं है, खाने के वो काम नहीं आएगा। बट जो हमारा ओरल कैविटी में टूथ है उससे आगे वाला वो ख़राब हो जाएगा, वो हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। फिर बेटर है उसको रिमूव कराना। ओके। क्या इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा सच रोल है क्या, मतलब पूरे माउथ के नहीं, अंदर? ऐसा कोई सच कोई रोल नहीं है। उसको एक हमें एक्स्ट्रा ऑर्गन मान के चलते हैं। लास्ट जस्ट ये हो सकता है कि हमारे अगर बीच में से दांत निकल जाएं तो उसको एक स्पोर्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा सच कोई इतना बड़ा रोल नहीं है विजडम टूथ का। ठीक है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि अगर किसी के दांत टूट गए किसी भी रीज़न से या ख़राब हो गए, निकालने पड़े, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? सर उसमें हमारा डिपेंड करता है सबसे पहले तो पेशेंट का बजट। अगर उसका बजट अलाउ करेगा तो उसके लिए काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर बजट अलाउ नहीं करता तो हम एक कंप्लीट डेंचर पे जा सकते हैं, रिमूवेबल पे। ठीक है। अगर बजट अलाउ करता है तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। फिक्स्ड हमारे डेंचर आते हैं, हमारा फिक्स में हमारा पीएफएम भी बन जाता है, हाइब्रिड डेंचर हैं। तो डिपेंड करता है पेशेंट के बजट के ऊपर सबसे। अगर किसी की एक्सीडेंट में, जैसे मैंने देखा है एक्सीडेंट में फ्रंट के टीथ टूट गए या कुछ है, तो उस केस में क्या रिमूवेबल डेंचर्स और ये सब ऑप्शंस हैं उसके पास? हाँ बिल्कुल ऑप्शंस हैं सर, रिमूवेबल भी ऑप्शन है उसके पास, हमारा फिक्स भी ऑप्शन है, दोनों हो सकते हैं। वो डिपेंड, वही मैंने बताया आपको, पेशेंट क्या पे कर सकता है उसके ऊपर है। और जो इम्प्लांट कराते हैं, हम्म, वो आई नो कि वो एक हाँ कॉस्टली प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस क्या है वैसे? सर, इम्प्लांट हमारा जस्ट एक तरह से एक आर्टिफिशियल रूट फॉर्म करता है, ठीक है। उसमें हमें साइड के जो टूथ होते हैं उनकी सपोर्ट लेने की नीड नहीं रहती। तो आज के टाइम पे इम्प्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें हमारे साइड्स कोई भी जो हमारा ओरिजिनल टूथ है हम उसको हार्म नहीं कर रहे। उसकी लाइफ क्या होती है? सर उसकी लाइफ जो कंपनीज आती हैं हमारी उसकी लाइफ है अच्छी। कंपनीज हमारी बोलती है कि लाइफ टाइम तक हमारा इम्प्लांट चलता है। ओके। हाँ, इम्प्लांट में टूथ की लाइफ ज़्यादा है या रूट की लाइफ ज़्यादा है? इम्प्लांट की लाइफ ज़्यादा है, बट ये है इम्प्लांट हमारा डायरेक्टली बोन के साथ अटैच हो जाता है तो वो एक जो प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, कुशनिंग इफेक्ट नहीं आता है उसमें। जो हमारा टूथ जो बोन के साथ अटैच होता है वो हमारा एक लिगामेंट्स होते हैं बीच में, तो वो प्रेशर ज़्यादा बियर करता है बोन पे। अगर हमारा इम्प्लांट पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल टूथ। ओके, मतलब नॉर्मल टूथ हमारा जो भगवान ने बना के दिया है हाँ, वो ज़्यादा सेफ वो है। ज़्यादा बेटर है। सेफ और बेटर है। हाँ, ऐसा देखा गया है कि आपके पास बहुत, आपने ज़्यादा देखा होगा मेरे से ज़्यादा। मैंने मतलब मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपने साथ। मैं जब भी कभी डेंटिस्ट की शॉप पे गया हूँ तो तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग आए होते हैं ना, उनको कैविटी है, उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको जो है आरसीटी कराना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार इतना कौन खर्चा करेगा, तो दांत निकाल दे। तो क्या ये ठीक है, या दांत को बचाया जा सकता था तो उन्होंने बचाया क्यों नहीं? सर दांत बचाना ठीक है। अगर हम दांत निकलवा रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस और बढ़ रहा है। जिस टाइम पे हम दांत निकालेंगे उस टाइम पे आपको पे करना होगा, उसके बाद जब उसको दोबारा हम लगवाएंगे वो फिर पे करोगे, वो हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रूट कनाल। वो कौन सी कंडीशन है कि दांत निकालने की नौबत आ जाती है? सर हमारी कंडीशंस काफ़ी, जैसे हमारा एक तो ये है ग्रोसली केरियस टूथ हो गया, बिल्कुल दांत ख़त्म हो गया, उसमें हमारा कैप लगाने का भी ऑप्शन नहीं है, उस कंडीशन में हमें टूथ रिमूव करना पड़ता है।
और कोई रीजंस नहीं है? रीजंस हैं सर, ये अगर हमारा फ्रैक्चर लाइन में टूथ है, आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि फ्रैक्चर लाइन में टूथ को सेव भी कर सकते हैं, बट पहले था कि उसको रिमूव कर देते थे। ये फ्रैक्चर लाइन क्या है? जैसे हमारा ट्रॉमा हुआ, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, तो जहाँ पे हमारा हड्डी जहाँ से लाइन से टूटेगी, उस लाइन में अगर हमारा टूथ मोबाइल है बिल्कुल, तो उसको हमें रिमूव करना पड़ता है। ओके, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती इस उसको वजह से? सपोर्ट नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, वो परेशान करेगा। हाँ, ठीक है। उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ट्रॉमा में अगर हमारा इन्फेक्शन हो गया, तो हमारा ये है कि बोन फॉर्मेशन बहुत लेट हो जाती है, वो प्रोसेस लेट हो जाता है। ठीक है। और कौन सी बीमारियां हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करती है एक ओरल के केस में? सर, इंसान सबसे पहली चीज़ है एक तो बैड ब्रेथ। ठीक है, पेरिडोंटाइटिस अगर पेशेंट को एक बार हो गया, मोबिलिटी अगर आ गई टूथ में, तो उसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। उसके प्रोग्नोसिस इतने अच्छे नहीं हैं। क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं मतलब उससे? उसकी वजह से सर आपका ये है, च्यूइंग हैबिट उसकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, खाना वो प्रॉपर नहीं अचीव कर पाएगा। उसकी वजह से उसके आगे गट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, एसिडिटी बनेगी, तो वो सारी एक प्रॉब्लम्स हमारी आगे जाके बढ़ती चली जाएंगी। किस वजह से आती है ये प्रॉब्लम? सर, अगर हम प्रॉपर डाइट अगर हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी सबसे ज़्यादा गम्स की प्रॉब्लम बढ़ती है। फर्स्ट सिम्टम्स क्या हैं इसके? फर्स्ट सिम्टम्स हमारा रेडनेस है, स्वेलिंग है। उसकी वजह से हमारा ये है कि आगे ये है, आपने सुना होगा कि गम्स में से खून निकल रहा है, हम्म। तो वो हमारा इसी कंडीशन में आता है जिंजवाइटिस में। जिंजवाइटिस एक स्टार्टिंग स्टेज है, बट अगर हम उस कंडीशन को उस जगह पे क्योर नहीं करते, तो वो आगे जाके फिर वर्स्ट होके पेरिडोंटाइटिस में तो चली जाती है। जिंजेवाइटिस में क्योर का क्या ट्रीटमेंट क्या है इसका? उसमें सर प्रॉपर हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है। ये है, उसमें रूट प्लानिंग बोलते हैं, जितना भी टाटर जमा होता है उसको सारा रिमूव करना होता है। ठीक है, बहुत सारे हमारी ये है जो मेडिसिन्स आती हैं उसमें यूज़ करने के लिए, वो हमें एक प्रॉपर गम पेंट वगैरह एक प्रॉपर हमें यूज़ करना पड़ता है। बेसिक है, उसमें जितना भी डिपॉजिट्स हैं उसको रिमूव करना। एक मतलब देखो, पेनलेस तो पहले ही बना दिया था कि पेनलेस हाँ टूथ रिमूवल पहले भी था, एल लगाओ और पेनलेस ही होता है, लेकिन उसके बाद भी पेन होता ही होता है। तो अब ना कहने लगे हैं कि अब बिल्कुल ही नहीं होगा, ऐसा कुछ है या ये मिथ है सिर्फ? नहीं, देखो थोड़ा सा पेन तो आपको होता है, एज सच मतलब पेन नहीं कह सकते, एक प्रेशर जनरेट होता है। जब भी हम किसी चीज़ को पुल करते हैं तो एक हल्का सा आपको प्रेशर फील होता है, तो वो एक हम पेन नहीं कह सकते उसको, तो वो इसलिए रहता है। पेनलेस टूथ हाँ रिमूवल है। ये प्रोफेशन कितना कमा के दे सकता है किसी को? सर, डिपेंड करता है आपका काम क्या बोलता है, उसके ऊपर है कि अगर आप प्रोफेशनली अच्छा आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, पेशेंट आपका ये सेटिस्फाई है, तो वो कुछ भी पे करेगा। अगर आपका पेशेंट सेटिस्फाई है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। डिससेटिस्फाई है हाँ, तो कुछ नहीं कर डिसफेटिस सकते। हाँ। तो स्कोप क्या है एक डेंटिस्ट होने का? डेंटिस्ट होने अच्छा स्कोप है सर, बिल्कुल। उसमें ये है, डे टू लाइफ में हमारा सबसे पहली चीज़ हमारी ओरल कैविटी की हेल्थ है। हमारे ये है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये लगा लो एक पेशेंट 32 बार तो आएगा ही आएगा। 32 दांत 32 बार हाँ पक्का है उसका। हाँ ठीक है। तो जैसे कि मुझे पता है कि आपका क्लिनिक एक बहुत छोटे से शहर गन्नौर में है, तो वहाँ आपने इतना अच्छी डिग्री लिया, आपने सब कुछ किया, आपके पास स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आपने अपने इस शहर से बाहर निकलना क्यों नहीं पसंद किया? या फिर मैं कहूँगा कि दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहरों में जाके जहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप था, वहाँ क्यों नहीं गए आप? सर, ये है मेरा बर्थ प्लेस है वो, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं वहीं पे अपनी सर्विसेज दूँ। और जो मैंने रेट्स भी रखे हैं वो बहुत एक नॉमिनल रेट्स रखे हैं अपने यहाँ पे, जस्ट कि हमारा एक खर्चा निकलता रहे, जो मेरा स्टाफ है उसका एक तरह से चैरिटी की तरह हम काम कर सकें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्योर करूँगा, उतना मैं नाम कमाऊँगा। बिल्कुल। मुझे जस्ट एक नाम कमाना है अपने फादर के लिए, और कुछ नहीं। आपने बताया था कि आप ये सब चैरिटी पर्पस से कर रहे हैं, आपका कोई मेन ऐसा मकसद नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। तो क्या हमारी ऑडियंस के लिए आपके पास कोई समय होगा थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल सर, मैं आपकी ऑडियंस को इनवाइट करना चाहूँगा। एक मैं छोटा सा कैंप लगा रहा हूँ अपने क्लिनिक पे 28 जुलाई को, तो कोई भी आके अपना ये है चेकअप करा सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कंसल्टेशन बेसिकली फ्री ऑफ कंसल्टेशन फ्री कॉस्ट ऑफ रहेगी? कॉस्ट होगी, ठीक और है। जो भी उसमें ट्रीटमेंट होगा उस पे भी उनको डिस्काउंटेड रेट्स होंगे। ओके। थैंक यू सो मच।